हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेईई नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज हमारा फंक्शंस का क्या है, थर्ड क्लास है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, लगभग मेरे ख्याल से 20 लेक्चर्स के आसपास हो चुके हैं, जहां पे हमने सेट थ्योरी को पूरा अच्छे से कवर कर लिया, फिर हमने रिलेशन को पूरा अच्छे से कवर कर लिया। अब हम किस में आए, फंक्शन में आए। फंक्शन में भी आपका 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें से पहला लेक्चर था बेसिक्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर, जहां पे हमने क्या किया, बेसिक्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात किया, जहां हमने ये देखा कि जो फंक्शन होता है वो बहुत कुछ तोप सा चीज नहीं होता है। इट इज बेसिकली रिलेशन जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराता है। वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी इनपुट है ना, कोई भी इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता तो फंक्शन नहीं बनेगा। इसलिए हमने देखा कि आपके पास जो 4 पॉसिबल रिलेशन थे, वन वन मेनी वन, वन मेनी मेनी मेनी, उसमें से सिर्फ 2 ही, पहले जो 2 है मेनी वन एंड वन वन, वही सिर्फ फंक्शन के डेफिनेशन के लिए एलिजिबल होता है, वही सिर्फ फंक्शन बनने के लिए एलिजिबल होता है। फिर हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देखा व्हिच इज इक्वल्स टू हाउ मच, n रेज़ टू द पावर n। मैंने आपको बताया कि m हमेशा मेरा इनपुट सेट का कार्डिनलिटी होगा थ्रू आउट आवर जर्नी, n जो होगा वो आउटपुट सेट का कार्डिनलिटी होगा थ्रू आउट आवर जर्नी। क्लियर हो गया। फिर हमने देखा ग्राफिकल टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं टू नो कि फंक्शन कैसे हम लोग पता लगाए, है ना। अगर कोई ग्राफ दिया गया है, आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करोगे। अगर वर्टिकल लाइन मल्टीपल पॉइंट्स को ग्राफ को कट करता है तो आप क्या बोल दोगे कि वो फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि उस केस में क्या होता है, एक इनपुट के लिए आपको मल्टीपल आउटपुट दिखाई देता है। डन। फिर हम लोगों ने ऐसी ढेर सारी बातें की। फिर हम लोग ने उसके नेक्स्ट क्लास में वन वन और मेनी वन फंक्शन के बारे में बात किया। किसके बारे में, वन वन एंड मेनी वन फंक्शन के बारे में डिटेल में बात किया ना, कि वन वन फंक्शन क्या होता है, कैसे आप वेरीफाई करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में बात किया, एनालिटिकल मेथड, कैलकुलस मेथड, ढेर सारी बातें की। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के बारे में बात किया, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन के बारे में बात किया। तो अभी तक देखो मैं फटाफट 2 मिनट में सब रिकैप करा दिया ना। तो आज जो हमारा होने वाला है दैट इज ऑन टू फंक्शन। क्या बोला मैंने, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑन टू फंक्शन आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग ऑन टू, इनटू, बाइजेक्टिव फंक्शन ही सब कुछ कवर कर लेंगे, और इसी के साथ आपका टाइप्स ऑफ मैपिंग पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑन टू फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था फंक्शन कितने टाइप के थे, आपको याद होगा, जहां पे मैंने आपको लिखाया था क्या, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑन टू भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। मेनी वन फंक्शन भी 2 टाइप के हो सकते हैं, इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। तो हमने वन वन कवर कर लिया, मेनी वन कवर कर लिया, अब हम लोग किस पे आ गए, ऑन टू फंक्शन के बारे में आ गए। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन जो होता है इसको आप क्या बोलते हो, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। इसी को आप क्या बोल देते हो, सर्जेक्शन भी। इट्स जस्ट अ नेम, है ना, इट्स जस्ट अ नेम। अगर आप पूछोगे सर ये नाम क्यों है, तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई बंदा लेट्स से जिसका नाम राजीव है वो इस लेक्चर को देख रहा है, मैं पूछूंगा कि बेटा आप बताओ कि आपका नाम राजीव क्यों है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो ये जस्ट लाइक दैट। तो ये मत पूछना, ठीक है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये सर्जेक्शन हो गया। जस्ट लाइक वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन का हो गया। अब ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम लोग। लेट f is defined from set a to set b, है ना, then this function is said to be onto function, है ना, if रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। आपको मैंने बताया है एक बेसिक आइडिया, जब मैं मैपिंग का फ्लोचार्ट बना रहा था तब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया, कोडोमेन कौन सा होता है, ये सेट बी इज द कोडोमेन, सेट ए इज द डोमेन होता है ना। और रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है और कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं ऑन टू फंक्शन। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड मतलब ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, इज पार्टिसिपेटिंग, है ना, अंडर रूल एफ, है ना। जो रूल ये एफ है उसके अंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए। तो आप ढेर तरीके से लिख सकते हो। अल्टीमेटली आपका मीनिंग जो आ रहा है, क्या आ रहा है कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। दैट मीन जो कोडोमेन है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आप ड्रॉ करते थे ना ऐसे, ये सेट ए होता था, ये सेट बी होता था, है ना, इसमें ढेर सारे एलिमेंट x1 x2 डॉट डॉट डॉट, है ना, इसमें y1 y2 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये से xm तक है, ये से yn तक है ना। तो मैंने क्या बोला, सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, है ना,
सारे के सारे एलिमेंट, जितने एलिमेंट है सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसमें एक भी एलिमेंट छूट जाता है, लेट्स से y3 मान लो पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी के साथ में, तो ये इनटू बनेगा, है ना। अगर सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। चलो, तो एक बेसिक फंडा आपको मिल चुका है, ठीक है, एक बेसिक फंडा आपको मिल चुका है। अब मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको, मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। लेट्स से ये मेरा सेट ए है एंड लेट्स से दिस इज माय सेट बी। ओके, डन। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरा लेट्स से 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे मेरा 1 2 7 है, लेट्स से। ओके, क्लियर। अब अगर मैं इसका मैपिंग करूं, है ना, अगर मैं इसका मैपिंग करूं, सी आई कैन डू दिस वे, है ना, आई कैन डू दिस वे। क्या ऑल द एलिमेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग? Is all the elements are participating? Yes, they are participating. That means what we can say over here, that it is yes indeed an onto function. I can take one more example. देखो, अगर मैं इसको ऐसे लूं, ठीक है, this is let's say set A and this is let's say set B. Okay, this is my set A, this is my set B. I can take another example like 1 2 3 and let it be my 4, 5, है ना। So मैं इस तरीके से मैप कर सकता हूँ, है ना, इस तरीके से मैप कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये onto function रिप्रेजेंट कर रही है, yes, it is representing onto function. Why? Because here all the elements of codomain are participating. Here what? All the elements of codomain are participating. So yes, it is indeed an onto function. तो दोनों ही onto है, but what is the speciality and what is the difference between them? ये आपका 1 1 n onto है, ये आपका many one n onto है। डन। ये आपका मेनी वन ऑन टू है, ये आपका 1 1 ऑन टू है। क्लियर हो गया। तो एक बेसिक एग्जांपल देख लिया। देखो, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में वेरी फ्रीक्वेंट इससे क्वेश्चन आएंगे। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है, ऐसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन बना के आपको ऑप्शन में दिया रहता है। तो आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा होना, आपका कंसेप्ट जबरदस्त होना चाहिए। एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, तो आपको रेडी रहना है। तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना है। जब आपको कोई आपके सामने अगर कोई वर्ड यूज करे ऑन टू, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ऑन टू से रिलेटेड क्या सब कुछ आपको पता है। फिर उसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अपन सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर आपसे कोई मेनी वन पूछे, तो क्या आपके पास मेनी वन का सब आइडिया है? क्या आप ग्राफिकली समझते हो मेनी वन को? क्या आप एनालिटिकली समझते हो मेनी वन को? क्या आपके पास कैलकुलस का अच्छा हैंड्स ऑन है? क्या आप कैलकुलस को अच्छा बेहतरीन यूज कर सकते हो दूसरे चैप्टर में? इतना कुछ जब आप करोगे तो फिर आपको जेडब्ल्यू का मैथ्स बहुत ईजी लगेगा, है ना। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे है, ताकि आप इस लेवल पे पहुंचो कि आप कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ यू कैन प्ले अराउंड। ओके, चलो, तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, है ना। क्या बोला मैंने? टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। अब ये इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इज गिवन बाय, है ना, इज given by n raised to the power m minus nc1 n minus 1 to the power m plus nc2 n minus 2 raised to the power m minus dot 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 up to where nc n minus 1 raised to the power m 1 raised to the power m। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब जैसे ही मैंने इस फॉर्मूला को लिख लिया, तो आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला आपने कैसे लिख दिया सर, है ना। तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली प्रूव यू ना। जब आप जेडब्ल्यू की तैयारी करो, दैट मींस यू हैव टू नो एवरीथिंग, है ना, कैसे हो रहा है। अगर आप याद करने वाला सिस्टम करोगे एटलीस्ट फॉर अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, देन इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, ठीक है। आपको याद नहीं करना है कुछ भी, सब कुछ समझना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। जब आपको इतना नॉलेज होगा, फिर आपको क्वेश्चन से जो फोबिया होता है वो हट जाएगा, जो सब्जेक्ट का जो फोबिया होता है वो हट जाएगा, ठीक है। एंड ये सेम चीज आपको नॉट ओनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो, ये कहां से आता है? ये आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से आता है, ठीक है। किससे आता है? ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। यहां पे अगर मैं बोलूं n क्या है मेरा, तो n इज द व्हाट? कार्डिनलिटी ऑफ सेट b, दैट मींस द आउटपुट सेट। m क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ द इनपुट सेट, दैट मींस सेट a का जो कार्डिनलिटी होगा वो होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, थ्रू आउट आवर जर्नी m हमारा फर्स्ट सेट का कार्डिनलिटी, n हमारा सेकंड सेट का कार्डिनलिटी। ओके, डन। चलो, इट इज ऑल्सो गिवन बाय, it is also given by total coefficient of x to the power m in the expansion of m factorial e raised to the power x minus 1 raised to the power n, ठीक है। तो these are very very important, okay।
these are very very important. ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम लोग देखेंगे दोनों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एक फॉर्मूला है, आप ऐसे कर सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, लेकिन आपको पता है दोनों इंटर रिलेटेड है। जब आप इसको करोगे, देखो अब नया नया चीज है, मैं तो बोला ना कि जैसे आप क्लास 10 से आप 11 12 में आते हो तो आपको भाई मैथ्स में पूरा संसार देखने को मिलता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से 10 तक बच्चे को मैथ्स इजी लगता है क्योंकि चैप्टर्स कम होते हैं, चीजें कम होती है। बट आप सोचो आपने बोर्ड्स का एग्जाम दिया फरवरी मार्च के महीने में, फिर आप मान लो कि जून जुलाई के महीने में आप 11 12 पे एंट्री करते हो, मतलब क्लास 11 में एंट्री करते हो, और यही 2-3 महीने के गैप में खतरनाक चीजें हो जाती है, मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कंसेप्ट तो पूछो ही मत, मतलब ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इस तरीके से चीजों को बनाया गया है। तो ये कहां से आया है मैं बताऊंगा, कैसे आया मैं बताऊंगा, कैसे रिलेटेड बताऊंगा। आपको ना बस पेशेंस के साथ सुनते रहना है। जो मैं बोल रहा हूं जस्ट लाइक ए स्टोरी, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी, ठीक है? आप बस मेरे को फॉलो करते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब सेशन खत्म होगा 1 2 3 घंटे जितनी देर की भी चले, जैसे ही खत्म होगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या बोला, ये और ये रिलेटेड है। इसको मैंने क्या बोला, इज ऑल्सो गिवन बाय टोटल कोफिशिएंट, है ना, x रेज टू द पावर m। इसके पहले जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है? इसको कोफिशिएंट, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है? पहले हम लोग इसके बारे में बात कर ले, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहां से आया, ठीक है? चलो राइट डाउन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है? एकदम फुल फोकस के साथ देखना है ना, एकदम फुल फोकस के साथ देखना है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो ये क्या कहता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या कहता है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं ना, मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूला को डिराइव नहीं करता हूं, मैं ना एक पहले एग्जांपल लेता हूं और आपको ना बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, फिर उसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको जनरलाइज कर देंगे। डन ना? क्योंकि उस तरीके से आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो एट द एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको समझना है कि कैसे आया है, आपको याद नहीं करना और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। यही सब हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है? मान लो मेरे पास एक सेट है, क्लियर? मेरे पास एक सेट है, सेट बी, डन। अगर मैं बोलूं लेट्स से मेरे पास सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, ओके? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सेट बी में 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, ओके? अगर ऐसा है, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना? तो कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, कैसे निकालोगे, ठीक है? तो देखो कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, है ना? मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का हेल्प लूंगा, ठीक है? अब ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है ना, ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है, ठीक है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं एक काम करता हूं, मैं ना टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालता हूं पहले। तो अपने को पता है कि अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है, अगर सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो जाएगा, n रेज टू द पावर m, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 5। क्लियर है? ये आपको एकदम क्लियर है? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो मैंने क्या बोला, एक सेट है हमारे पास जिसमें मैंने 5 एलिमेंट ले लिया, एक सेट भी है जिसमें हमने कितने एलिमेंट्स ले लिए, 3 एलिमेंट्स ले लिए। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालता हूं पहले, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो गया, 3 रेज टू द पावर 5। ओके चलो, 3 रेज टू द पावर 5 इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है? बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है, अगर मैं ऐसे केसेस को हटा दूं जहां पे ना एटलीस्ट एक एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पे तो सब आ जाते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 3 पार्टिसिपेट ही ना कर रहे हो, सारे के सारे एलिमेंट 1 से पार्टिसिपेट लिंक कर रहे हो, है ना? मिनी वन भी हो सकता है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में क्या हो सकता है, 1 1 मिनी वन कुछ भी हो सकता है उसमें, तो है कि नहीं? बट मैं बोला मैं टोटल में से किसको हटा दूं, ऐसे केसेस को हटा दूं जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट, मतलब मोर देन 1 एलिमेंट भी हो सकता है जो पार्टिसिपेट ना करे, है ना? तो हो सकता है 1 पार्टिसिपेट ना कर रहा हूं, वैसे केसेस को मेरे को हटाना है। हो सकता है 2 पार्टिसिपेट ना कर रहा हूं, वैसे केसेस को मुझे हटाना है। हो सकता है 3 पार्टिसिपेट ना कर रहा हूं, वैसे केसेस को मेरे को हटाना है। और क्या बन सकता है, हो सकता है 1 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो सकता है 2 3 नहीं कर रहा हो सकता है 1 3 नहीं कर रहा हो, ऐसे केसेस को मेरे को हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा, देखो माइनस 1 2 3, टोटल 3 है, तीनों में से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूं ना, किसी एक को भी सेलेक्ट कर लेता हूं। हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, है ना? तो 3 में से मैंने क्या किया, एक को सेलेक्ट किया, 3C1।
अगर मान लो मैंने 1 को सेलेक्ट किया था कि 1 पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है ना, 1 अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं 2 रेज टू द पावर 5, तो इनटू 2 रेज टू द पावर 5 है ना। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर तब होंगी जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के साथ डील करूंगा, बट स्टिल यहाँ पे भी आप समझ सकते हो ना इसको। अगर मैं बोलूं कि ये जो 3 एलिमेंट है उसमें से 1 पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, आप सोच लो कि 1 है ही नहीं, 1 पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे 2 रेज टू द पावर 5, ऐसे 2 रेज टू द पावर 5 फंक्शंस आपके बनेंगे, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 5 फंक्शंस आपके बनेंगे। 3C1 का मतलब क्या होता है कि मैं 3 में से किसी एक को सेलेक्ट किया, क्योंकि हो सकता है 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, या फिर हो सकता है 1 2 3 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, या फिर हो सकता है 1 2 3 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 में से किसी एक को सेलेक्ट किया। जब मैं किसी भी एक को सेलेक्ट कर रहा हूं, मान लो 1 को सेलेक्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बने 2 रेज़ टू द पावर 5। मान लो मैं 2 को सेलेक्ट करता तो भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते 2 रेज़ टू द पावर 5। मान लो 3 अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते 2 रेज़ टू द पावर 5। दैट मींस अल्टीमेटली कितना बन रहा है 3 into 2 रेज़ टू द पावर 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू भी कितना होता है 3 into 2 raised to the power 5. Why? Because 3C1 is equals to 3 factorial by 1 factorial into 2 factorial. That is equals to how much 3, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि NPR जो होता है that is equals to n factorial by n minus r factorial। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये मैं बताऊंगा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में। NCR है ना, ये होता है परम्यूटेशन, ये होता है कॉम्बिनेशन, ये अरेंजमेंट के साथ डील करता है, ये सिलेक्शन के साथ डील करता है, ठीक है। n factorial by r factorial n minus r factorial, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा देखो 3 factorial by 1 factorial into 2 factorial, मतलब 3 minus 1 factorial is 2 factorial, है ना। तो अल्टीमेटली 3 आएगा, देख रहे हो, तो सब कुछ ना जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूँ और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, है ना। इसको मैं हटा दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मेरा क्या आया, देखो मैंने क्या किया, टोटल फंक्शंस निकाला, टोटल में से किन केसेस को माइनस किया, किन केसेस को माइनस किया, उन केसेस को माइनस किया जहां पे कोई एक एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब देखो पंगा क्या हुआ, ऐसा जब मैंने किया ना, ये क्या है आपका, देखो ये इसको मैं बोल सकता हूं ना इंक्लूजन, क्योंकि इसको मैंने इंक्लूड किया, इसको मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको मैं बोल सकता हूं एक्सक्लूजन, है ना। लेकिन ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है क्या है, ये बेसिकली एक काउंटिंग टेक्निक होता है। तो आप लिख सकते हो इट इज बेसिकली अ काउंटिंग टेक्निक यूज्ड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कॉम्बिनेटोरिक्स, है ना। कॉम्बिनेटोरिक्स एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जो काउंटिंग वगैरह के साथ डील करता है, वहां पे ये एक टेक्निक होता है ना, इट्स अ स्पेशल टेक्निक, ठीक है। तो मैंने पहले इंक्लूड किया, फिर मैंने क्या किया एक्सक्लूजन किया, है ना, एक्सक्लूड किया, ठीक है। लेकिन अब देखो जब आपने ऐसा माना, क्या माना कि 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जब, है ना, जब 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता था, है ना, जब 1 पार्टिसिपेट नहीं करता ऐसा भी तो हो सकता था कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, ऐसा भी तो केस बनता। मतलब यहाँ पर जब आपने ये माना कि 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसमें आपका ऐसा केस आ गया जहां पे 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, लेकिन 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वैसा तो आपने ऑलरेडी केस लिया था, है कि नहीं। दैट मींस आपने एक बार माना कि 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपने एक बार माना कि 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपने एक बार माना कि 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपने माना कि 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसमें भी तो ऐसे केसेस है जहां पे 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट आपने क्या माना था कि 1 ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट हो क्या गया 3 भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा केस तो आपने फिर से एक बार माना है कि 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दैट मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसा आपने 2 बार माइनस कर दिया। अगर आपने 2 बार माइनस कर दिया 3 के लिए तो सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था, है ना, सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था कि मान लो ये है ना, 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने तो ऑलरेडी फिर से एक बार केस ले लिया जहां पे 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दैट मींस 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या फिर 1 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या फिर 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसा आपने क्या कर दिया 2 बार काउंट कर लिया ऐसा, है ना। मतलब एक्सक्लूड करना था आपको एक ही बार, लेकिन आपने क्या किया 2 बार उसको एक्सक्लूड कर दिया। दैट मींस अगर 2 बार आपने एक्सक्लूड किया तो आपको एक बार उसको ऐड भी कराना पड़ेगा। तो ऐड कराने के लिए आप क्या करोगे, देखो प्लस क्या कराओगे, देखो 3 में से किसी भी 2 को आपने सेलेक्ट कर लिया, है ना, बचा कितना, मान लो 3 में से आपने 1 और 2 को सेलेक्ट कर दिया। मैंने क्या बोला, देखो 3 में से लेट्स से 3 में से किसी आपने 1 2 को सेलेक्ट कर दिया,
ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स मेरा क्या पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ 3 पार्टिसिपेट करेगा। तो n कितना हो गया 1, m कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनटू 1 टू द पावर 5। क्लियर, वहां पे कितना हो जाएगा 1 रेज टू द पावर 5। 3c2 का मतलब क्या हुआ, 3 में से मैंने किसी 2 एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है 1 2 हो सकता है 2 3 हो सकता है 1 3 हो। तो किसी भी 3 में से मैंने 2 एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, है ना। 3 में से किसी 2 एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या दिया मुझे, ये दिया कि सिर्फ 3 पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो मैंने 2 बार सबट्रैक्ट किया था कि 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मैंने 2 बार सबट्रैक्ट किया, लेकिन करना चाहिए था एक ही बार ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक बार ऐड भी कर दिया ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो ये मेरा क्या हो गया, इंक्लूजन, इंक्लूजन। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अब आपको ये जो फाइनली जो देगा वो क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, है ना। अब देखो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एक एग्जांपल दे देता हूं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है ये आप पहले भी यूज कर चुके हैं, बस मैंने वो नाम यूज नहीं किया। दैट मींस अगर मैं बोलूं, जब आप सेट पढ़े थे, ठीक है, तो लेट्स से ये आपका यूनिवर्सल सेट था, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ओके, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर मैं बोलूं कि ये ए है गया और आपका बी हो गया ना, तो अगर मैं बोलूं कि देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना होता था आपका, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसा क्यों करते थे, आप ऐसा क्यों करते थे, आप ऐसा इसलिए करते थे बिकॉज जब आपने ए को ऐड किया, है ना, जब आपने ए को ऐड किया, मैं कलर से दिखाता हूं, जब आपने ए को ऐड किया, ठीक है, जब आपने बी को ऐड किया, आपने ए को ऐड किया, आपने बी को ऐड किया, तो देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये 2 बार ऐड हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना ये 2 बार ऐड हो गया। इसीलिए आपने क्या किया, एक बार ना उसको रिमूव कर दिया। जब आपने एक बार उसको रिमूव कर दिया तो आपका ये बैलेंस हो गया। तो ये आपने क्या किया, इंक्लूड किया, ये आपने क्या किया, इंक्लूड किया, इसको आपने क्या किया, एक्सक्लूड किया। तो ये भी बेसिकली क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे ही बेस्ड है। ठीक है, डन ना। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यू कितना आया, है ना, इसका वैल्यू कितना आता है अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सी 3 रेज़ टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 343, 343 सॉरी 343, ओके, माइनस 3c1 इज 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 इज 32, है ना, प्लस 3c2 इज 3 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 5, 1 रेज़ टू द पावर 5 इज 1 ओनली ना। तो अगर मैं बोलूँ ये कितना हो जाएगा, देखो 343 माइनस 96 प्लस 3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 343 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 346 माइनस 96 करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आए, 150। क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आए, 150। दैट मींस 150 ऐसे केसेस आप बना सकते हो जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डन। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी को अगर मैं जनरलाइज वे में लिखूं तो देखो, इसी को अगर मैं जनरलाइज वे में लिखूं, है ना, इन जनरल if cardinality of A is equals to M, cardinality of B is equals to M, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n रेज टू द पावर m, देखो आपने यहाँ पे भी किया ना 3 रेज टू द पावर 5 माइनस nc1, देखो 3c1, क्योंकि n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, m का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, तो आप कंपेयर करो ना, nc1 बचा कितना, 2 एलिमेंट, तो n माइनस 1 रेज टू द पावर m, है ना, प्लस nc2 n माइनस 2, है ना, n माइनस 2 रेज टू द पावर m माइनस, ऐसे करके जाते रहेगा। जो लास्ट का टर्म होगा, जो लास्ट का टर्म वो क्या होता है, nc n माइनस 1, देखो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 2 है, तो एक कम रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 रेज टू द पावर m। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये कहां से आया, आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आया। क्लियर हो गया, चलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने क्लियर कर दिया, हमको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, हम खुद से 2-4 प्रैक्टिस कर लेंगे, हमको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर आप एक बात बताओ, आपने और एक चीज लिखा था कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर m इन द एक्सपांशन ऑफ m फैक्टोरियल e रेज टू द पावर x माइनस 1 रेज टू द पावर n, है ना, सर ये कहां से आया, है ना, और कैसे जस्टिफाई करते हैं ये इसको। तो मैंने आपको कहा कि दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, दोनों सेम ही है। तो देखते हैं चलो कैसे हुआ ये, है ना, देखते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि देखो टोटल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, है ना, इन द एक्सपांशन ऑफ 5 फैक्टोरियल
e रेज टू द पावर x माइनस 1 रेज टू द पावर 3, है ना। दैट मीन्स इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा, है ना, इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो जब x रेज टू द पावर 5 का जो कोफिशिएंट होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो देखते आ जाओ, चलो ठीक है। ये देखो ना, यही फॉर्मूला है ना, टोटल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन द एक्सपांशन ऑफ m फैक्टोरियल e रेज टू द पावर x माइनस 1 रेज टू द पावर n। यही तो मेरा फॉर्मूला था ना, तो वही तो मैंने लिखा है। देखो ना, n इक्वल्स टू कितना है आपका 3 है, m इक्वल्स टू 5 है, तो वही रिप्लेस कर दिया हूं मैं। अब इसको एक्सपांड करता हूं, चलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 5 फैक्टोरियल e रेज टू द पावर x माइनस 1 होल क्यूब। तो हमको पता है कि a माइनस b होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, है ना। ये हमारा होता है। क्लियर हो गया आपका। तो अगर मैं बोलूं कि ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर 3x माइनस 3 e टू द पावर 2x प्लस 3 e टू द पावर x माइनस 1। हाँ, ये हो गया आपका। ठीक है, डन ना। चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसेप्ट को यूज करेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन, है ना। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन क्या कहता है, देखो, है ना, अगर मेरा एक फंक्शन है e रेज टू द पावर x, तो उसको मैं जब एक्सपांड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके जाते रहेगा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये कहां से आ गया, तो जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं दो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ना, टेलर सीरीज एक्सपांशन, दैट मींस जो टॉपिक होगा सीरीज एक्सपांशन, टेलर सीरीज एक्सपांशन देखेंगे हम लोग, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन देखेंगे, तो ये सब हम लोग वहां पे बात करेंगे। अभी के लिए आपको ये जानना है कि e रेज टू द पावर x को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, है ना, e रेज टू द पावर x को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, खत्म ना, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस हम e रेज टू द पावर x को इससे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग sin x, cos x, log x बहुत चीजों का एक्सपांशन कर सकते हैं। ये सब चीजें कहां से आई, आपके दिमाग में डेफिनेटली आएगा कि सर इसको सर ये कैसे लिख देगा सर, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं क्या बोला, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, e रेज टू द पावर x का अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि 5 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, है ना, मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर e रेज टू द पावर 3x की मैं बात करूं तो e रेज टू द पावर 3x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3x टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 3x प्लस 3x टू द पावर 2 फैक्टोरियल, है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो अब मैं e रेज टू द पावर 3x के लिए क्या मैं सब टर्म्स को लिखूंगा, आप खुद बताओ। मैं नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को बस x रेज टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, x रेज टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मैं बेटर है ना कि बस उसी टर्म्स को लिखूं जिसमें x रेज टू द पावर 5 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता था, देखो यहाँ पे 3x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू ट्वाइस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू e टू द पावर x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस समथिंग डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस ढेर सारे टर्म्स आएंगे, ढेर सारे टर्म्स आएंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ तो और भी बहुत सारे टर्म्स है ना, बट मैंने सबको नहीं लिखा। मैंने क्या किया, बस 3x टू द पावर 5 उसी को लिखा। क्यों, क्योंकि मेरे को बस x रेज टू द पावर 5 का कोफिशिएंट से मतलब है, मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है ना। x रेज टू द पावर 5 के पहले क्या आएगा मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए बस मुझे x रेज टू द पावर 5 के ही टर्म्स चाहिए होंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, देखो 5 फैक्टोरियल थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 5 x टू द पावर 5 प्लस 3 इंटू x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सारे टर्म्स से मेरे को मतलब नहीं है, यहाँ पे टर्म्स तो है लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 3 टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 3 x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सबसे मेरे को मतलब नहीं है ना। तो आप देखो कुछ जाना पहचाना मिला कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 क्या आया, ये आया। इसका वैल्यू कितना होता है आपका 150 होता है। अभी कैलकुलेट किया, देखो अभी कैलकुलेट किया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये देखो सी बोथ द वैल्यू शुड बी सेम, है ना। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दिया, देखो 3 रेज टू द पावर 5 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 5 3 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 3, देखो ना सेम आया, सेम। अपना कॉपी चेक करो ना, सेम आया। ठीक है, सेम आया। ये देखो ये वाला आपका पहले भी आ चुका है ना, ये वाला आपका पहले भी आ चुका है। ओके, क्लियर हो गया। दैट मीन्स अगर हम लोग टोटल कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर m इन द एक्सपांशन ऑफ m फैक्टोरियल इनटू e रेज टू द पावर x माइनस 1 होल रेज टू द पावर n अगर हम लोग निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मिलेगा। तो सेम ही चीज हो रहा है ना, देख लो ना, सेम ही चीज हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ
ऑन टू फंक्शंस। तो आई थिंक जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो एक बार आपको अच्छे से दिमाग में रखना होगा, ये डेफिनेटली मेथड थोड़ा सा लेंथी है बट इट्स ओके, है ना। हम लोग आप ऊपर वाले फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो ये आपको दिमाग में रखना है ना, रटना नहीं है, समझ के याद करना उसको, है ना। रटना नहीं है कि आपने पहले क्या क्या टोटल फंक्शंस निकाला, फिर माइनस क्या कर दिया, उन केसेस को कर दिया जहां पे एटलीस्ट एक एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ओके डन, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं किसके बारे में, देखो हाउ टू वेरीफाई ऑन टू फंक्शन, है ना। हाउ टू वेरीफाई ऑन टू फंक्शन, ठीक है। हाउ टू वेरीफाई ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को आप कैसे वेरीफाई करोगे, देखो let f is a function defined from set a to set b given by, है ना, given by f of x is equals to something, है ना। आपको f of x equals to something दिया रहेगा। आप क्या करोगे, रिप्लेस f of x by y, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। आप क्या करोगे, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। पहले आप f of x को y से रिप्लेस कर दोगे, हमको पता है भाई हम फंक्शन में लिखते हैं ना, f of x को y से रिप्लेस करते हैं। फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, हम लोग ये करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ y, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ y एंड फाइंड द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। हम क्या करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, है ना, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, सॉरी, रिप्लेस f of x by y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, इसको करेक्ट कर लो, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, ओके, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ y के जितने वैल्यूज है उसको हम लोग पुट करेंगे कहां से, फ्रॉम कोडोमेन ऑफ y, फ्रॉम CF, है ना। इसका मतलब क्या, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ y के जितने पॉसिबल वैल्यूज है कोडोमेन से हम लोग उसको पुट करेंगे एंड फाइंड द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। इफ, है ना, x belongs to a for all y belongs to b, then it is on to, else it is not, है ना, else it is not। क्लियर हो गया, एकदम आसानी से मैंने बता दिया सिंपल लैंग्वेज में। इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये करते हैं ना, दैट मींस हम लोग या फिर क्या कर सकते हैं, फाइंड द, और हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, देन इट इज ऑन टू, क्या बोला मैंने, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। चलो तो ये जो ऊपर के मैंने पॉइंट लिखा है बस आप एक बार पढ़ो, अभी एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट अभी मतलब 20 सेकंड्स में एग्जांपल ले रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, f of x को y से रिप्लेस किया, फिर हमने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा, फिर हमने y का डिफरेंट वैल्यूज पुट किया। दैट मींस हमने किया क्या, ये आपका इनपुट सेट होता है, ये आपका आउटपुट सेट होता है ना, ये आपका b सेट, ये आपका a सेट, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट वैल्यूज थे, डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया, है ना। यहाँ पे क्या था, एक फंक्शन था ना, एक मैपिंग था, इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट को मैप करता है। हमने ना इस एलिमेंट्स को पुट किया, डिफरेंट एलिमेंट को, और देखा क्या हर एलिमेंट के लिए उसका रेस्पेक्टिव प्री इमेज अवेलेबल है क्या। हमने क्या देखा, क्या हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट मतलब हर y के लिए जो कोड डोमेन में बिलोंग करता है उसका रेस्पेक्टिव प्री इमेज एग्जिस्ट करता है क्या। अगर रेस्पेक्टिव प्री इमेज एग्जिस्ट करता है दैट मींस सारे के सारे y पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो इसी केस को आप क्या बोल दोगे, ऑन टू फंक्शन बोल दोगे। तो वही लिखा हूं मैं यहाँ पे, है ना, इतना भाषणबाजी वही हुआ है। या फिर सिंपली क्या करो, आप रेंज निकाल दो, है ना। अब डोमेन, फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। आप क्या कर दो, आप रेंज निकाल दो। जैसे ही आप रेंज निकाल दोगे ना, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो आप क्या बोल दोगे, इट इज ऑन टू फंक्शन, है ना। जैसे रेंज कोडोमेन के बराबर आएगा आप बोलोगे इट इज ऑन टू फंक्शन। ओके चलो अब एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, देखो मान लो f इज अ फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, है ना, f of x इज इक्वल्स टू
ट्वाइस एक्स है। मैंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, ट्वाइस एक्स है ना। अगर एफ ऑफ एक्स ट्वाइस एक्स है तो हमको चेक करना है क्या ये ऑन टू है कि नहीं। क्या ये ऑन टू है, इज इट ऑन टू, इज इट ऑन टू फंक्शन। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, कैसे निकालोगे। मैंने क्या बोला, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाय वाई ना, तो वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स। फिर क्या बोला मैंने, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, y बाई टू। फिर मैंने क्या बोला था आपको, है ना, पहला स्टेप डन, सेकंड स्टेप डन। फिर मैंने क्या बोला था, y के वैल्यूज को पुट करो इस इक्वेशन में। y के वैल्यूज कहां से लोगे, कोडोमेन से लोगे। कोडोमेन आपका क्या है, यही तो कोडोमेन है ना, ये क्या है आपका, ये तो डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। y का वैल्यू आप कोडोमेन से लोगे। y क्या है, नेचुरल नंबर है। लेट्स से मैं y इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं, y इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू हाउ मच, 1/2, which does not belongs to domain of the function. That means जब y 1 हो रहा है, that means ये आपका डोमेन है, ये आपका क्या है, कोडोमेन है ना, ये कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है। that means कोडोमेन में एक एलिमेंट है y जिसका x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। that means what, ये जो 1 है जो कोडोमेन में था वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, इट विल बी इनटू फंक्शन, है ना, जो आगे आप पढ़ोगे अभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, देखो, नॉट ऑन टू फंक्शन। डन हो गया, क्लियर हो गया। मैंने दूसरा मेथड बताया, दूसरा मेथड में क्या बोला था मैंने, फाइंड द रेंज। तो रेंज कैसे निकालोगे, देखो, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, ट्वाइस एक्स है ना। रेंज कैसे निकालोगे, एक्स का हर एलिमेंट का वैल्यू आप पुट करोगे और देखोगे रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वाई क्या आता है, वही तो रेंज बनता है ना, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि x इक्वल्स टू क्या है आपका, x इक्वल्स टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, एनी नेचुरल नंबर। तो y क्या क्या हो सकता है, मैं देखो, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो y मेरा क्या क्या आ रहा है, देखो, इवन नंबर्स आ रहा है ना, 2 4 6 8। तो ये जो y आया ना, 2 4 6 8, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। ये आपका क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट मींस जो रेंज है, दैट इज जो रेंज है वो क्या आ रहा है आपका, सबसेट ऑफ कोडोमेन आ रहा है। तो इसको आप क्या बोल दोगे, इनटू फंक्शन, ये ऑन टू नहीं हो सकता है। डन, एकदम मस्त तरीके से समझ में आया। यही तो बस कंसेप्ट चाहिए, है ना। इतना समझ गए तो फिर सब खत्म, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0,2 से -1,2, है ना, एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1। मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसा ले लिया, ओके, चलो ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अब अगर मैं बोलूं, हम लोग क्या करेंगे, देखो, रिप्लेस f ऑफ x बाय y, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, देखो, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 implies that x equals to y plus 1 whole square। ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना, ऐसा लिख सकता हूं, x equals to y plus 1 whole square, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि लेट्स से y is equals to 2, then x equals to कितना आ जाएगा, देखो, 3 square that is equals to 9, which does not belongs to domain of the function। that means ये आपका क्या है, सेट A है, ये आपका क्या है, सेट B है। यहाँ पे एक एलिमेंट है 2 जिसका आपको प्री इमेज नहीं मिल रहा है। दैट मींस व्हाट, ये जो 2 है वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है ना भाई। वो अगर 2 पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यस इट इज व्हाट, इनटू फंक्शन। ये क्या है आपका, इनटू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, है ना। ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता कि जितने y का वैल्यू आप पुट कर लो ना, कोड डोमेन से आप कोई भी y का वैल्यू पुट कर लो, आपका जो डोमेन है वो सेटिस्फाई हो जाना पड़ेगा, है ना। दैट मींस कोड डोमेन से आप कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करना पड़ेगा। उसका जो प्री इमेज है ना वो इसमें एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर इसमें एग्जिस्ट कर गया तो यस इट इज डन, ठीक है, डन। अगर मैं बोलूं कि रेंज के लैंग्वेज में बात करते हैं, देखो, रेंज के लैंग्वेज में, तो अगर मैं बोलूं कि देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 है कि नहीं। अगर x कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से 2 तक हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि से x इक्वल्स टू 0, है ना, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा आपका, -1, है ना। अगर आप x 0 लेते हो तो f ऑफ x कितना आ जा रहा है आपका,
-1 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट जब वैल्यूज लोगे तो आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे रेंज निकालोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो रेंज है फंक्शन है वो आपका क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन आ जाएगा, है ना। आप उसको निकाल सकते हो, बाद में देखेंगे ना, आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मस्त मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप कॉपी में लिख के रख लो, है ना। तो हम लोग देखेंगे बाद में कि ये सब ग्राफ, हम लोग तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं चाहे तो, x = y + 1 होल स्क्वायर। इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको एक पैराबोला का ग्राफ मिलेगा, कैसा, हॉराइजॉन्टल पैराबोला, है ना, हॉराइजॉन्टल पैराबोला का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो आपको वो सब वरी करने की जरूरत नहीं है अभी, आप ऐसे करो कैसे भी करो, आपको क्या मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा, दैट इज द इनटू फंक्शन। डन। दैट मींस अगर रेंज आपका कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो आपको क्या मिल जाएगा, इनटू ही मिलेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से बता देता हूं, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ x, आप f ऑफ x को y से रिप्लेस करते हो, फिर आप x को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करते हो ना, x = y + 1 होल स्क्वायर निकला, ठीक है। फिर आपने y का वैल्यू कोडोमेन से पुट किया, आपने जब 2 पुट किया तो 2 + 1 होल स्क्वायर 3 हो गया, मतलब 9 हो गया, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 हो गया। क्या 9 डोमेन में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है ना डोमेन में। जब अगर 9 डोमेन में बिलोंग नहीं करता है तो फिर आप कैसे निकालोगे इसको, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये अगर पॉसिबल नहीं है फिर तो दिक्कत हो गया, तो इसीलिए आपको केयरफुल रहना है यहाँ पे। यहाँ पे कोई एक बच्चा डाउट पूछ सकता है कि सर हम लोग ना यहाँ पे y का वैल्यू ना -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो -1 + 1 होल स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू तो 0 आ गया, x तो डोमेन में लाई करता है। वही तो मैं आपको बोला, आपको ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा सच दैट कि ये पक्का साबित हो जाए कि y के हर वैल्यू के लिए उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैंने वहां पे लिखाया था आपका, देखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, है ना, x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। अब देखो मैंने वहां पे जब लिखा रहा था ना, मैं हाउ टू वेरीफाई, वहां पे लिखा था कि x बिलोंग्स टू a फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या होता है, जितने y है सबके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डन हो गया, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे, ओके। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं ना। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो, हम लोग फिर आगे मूव करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है फंक्शन चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी भी है, और हम लोग तो जबरदस्त तरीके से करेंगे ना, मतलब एकदम मस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं और क्या निकालना है अपने को, देखो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं तो लेट्स से f एक फंक्शन है r2r एंड f ऑफ x मेरा कितना है, cos x है, ठीक है। f ऑफ x मेरा कितना हो गया, cos x हो गया, ओके डन, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, तो देखते हैं, आ जाओ। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, देखो ग्राफ की, है ना, तो ये कैसा होता है, देखो ऐसा होता है ना, y = cos x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये मेरा कितना होता है आपका +1, ये कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। ये आपका -1 होता है। अब अगर ये +1 है और अगर ये -1 है और ये किसका ग्राफ है, y = f of x, मतलब y = cos x का ग्राफ है ना, y = cos x का ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये मिनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, आप बोलोगे कि सर हम लोग हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे और मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करेगा, तो सर ये तो मिनी वन है, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ऑन टू है कि इनटू है, तो सिंपल सा बात यार, ये देख के ही पता चल रहा है, ये जो ग्राफ है इसका वैल्यू, जो y का जो वैल्यू है, देखो ना y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में, बट आपका कोडोमेन कितना है, कोडोमेन तो रियल नंबर है, दैट मींस जो रेंज है, y का वैल्यू ही तो रेंज होता है ना, y का वैल्यू ही तो रेंज होता है। जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है। क्यों क्योंकि -1 से 1 जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ r, है ना, -1 से 1 जो है वो सबसेट ऑफ r है। तो इसीलिए आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन जो है वो मेनी वन है, प्लस क्या है, इनटू है, ऑन टू नहीं है। क्लियर हो गया ना, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। क्या हम इसको इनटू नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। आप क्या करो पता है, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r2 -1 to 1 कर दो एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x कर दो, है ना। ये फंक्शन क्या बनेगा पता है, ये क्या बनेगा पता है आपका, देखो ना ये क्या बनेगा आपको पता है, ये आपका कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा, +1, ये आपका बनेगा मेनी वन,
मेनी वन प्लस क्या बन जाएगा ये आपका ऑन टू। क्यों ऑन टू बन गया? अब y का वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से वहां तक है। कोडोमेन भी क्या दे दिया गया है? -1 से 1 दे दिया गया। तो यस इट इज ऑन टू फंक्शन नाउ। तो हमने क्या बना दिया? मेनी वन प्लस ऑन टू। दैट मींस ये जो मैपिंग आप कर रहे हो इनटू ऑन टू मेनी वन वन वन, ये सब बहुत चीजों पे डिपेंड करे। किस पे? डोमेन और कोडोमेन पे। आप डोमेन और कोडोमेन को बदलते रहो, आपको अकॉर्डिंगली ये मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ कि इसको आप वन वन कैसे करोगे, है ना, वन वन कैसे करोगे, तो कैसे करोगे? देखो सिंपल सा फंडा है। अगर मैं बोलूं कि इसको वन वन कैसे बनाओगे आप, देखो वन वन बनाने के लिए f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम माइनस, कहां से कहां तक दे दूं मैं, देखो जीरो से पाई, जीरो से पाई टू -1 से 1। अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, है ना, ऐसा ड्रॉ कर तो मेरा कैसा बनेगा? देखो ये आपका जीरो हो गया, ये आपका पाई हो जाएगा, ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये आपका पाई बाय 2 होता है ना। आप बोलोगे कि सर ये पाई कैसे हो गया? तो अरे भाई cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। हालांकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया हूं, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया तो भी आप स्कूल में पढ़ लेते हो कि साइन और cos और tan का बेसिक वैल्यूज कितने होते हैं। cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है। अगर किसी को नहीं आता है तो अभी बस नोट करोगे, जैसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अगर मैं बात करूं तो ये 1 1 हो गया। क्यों? आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, देखो कहीं पे भी ड्रॉ करो आप, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया 1 1 फंक्शन, है ना। और 1 1 हो गया, और क्या इसका जो ये आपका कितना हो जाएगा? देखो -1, ये कितना हो जाएगा आपका? +1 ना, ये पॉइंट। तो जो रेंज है, रेंज कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है रेंज। और वही -1 से 1 क्या है आपका? कोडोमेन भी है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 1 1 प्लस क्या बोलूंगा मैं इसको? ऑन टू या इनटू? ऑन टू, है ना। उसी तरीके से इसको 0 से पाई करो और इसको आर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 1 1 प्लस इनटू। तो आपके ऊपर में कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, फिर आप खेलते रहो, है ना। कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, फिर आपको जो करना आप करो, आराम से खेलो, फिर मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। डन? क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया पूरा? ओके। तो ये था सारा कंसेप्ट। अब जो हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, किसके ऊपर बात करने वाले हैं? अभी हम ग्राफिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक ग्राफिकल के बारे में भी बात कर देते हैं, है ना। ग्राफिकल टेस्ट फॉर ऑनटू फंक्शन, है ना। तो ये कोई तोप सा टेस्ट नहीं है, ये एकदम बेसिक, अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ग्राफिकल टेस्ट में? वी ड्रॉ, आप लिख लो, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं। वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस such that the horizontal line cuts the graph। ऐसे लिखो, मैं लिखाई देता हूं, ठीक है, मैं लिखाई देता हूं। ओके, देखो मैं क्या बोला? here we draw horizontal lines, है ना, पैरेलल टू x axis that cuts the graph, है ना, that cuts the graph of y is equals to f of x, ठीक है। if the, है ना, क्या बोला मैंने? if the horizontal line, है ना, if the horizontal line cuts the graph at least once, then क्या बोलोगे? if the horizontal line cuts the graph at least once, then it is onto, else it is not, ठीक है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, the horizontal lines, है ना, must be drawn। क्या बोला मैंने? the horizontal lines must be drawn from minimum value of codomain to maximum
वैल्यू ऑफ कोडोमेन। क्या बोला मैंने? जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे वो कहां से कहां तक ड्रॉ करोगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ कोडोमेन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोडोमेन। जैसे कि अगर मैं यहां पे बताऊं, देखो अभी अभी मैंने ड्रॉ किया था, लेट्स से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये कर्व है ना, ये क्या है, मेरा एक कर्व है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है? मैंने बोला इसका देखो कोडोमेन क्या है, -1 से 1 है ना। मैंने क्या बोला, जो कोडोमेन है वो मेरा कितना है आपका, -1 से 1 तक है। कोडोमेन जो है वो -1 से 1 तक है। तो मैंने क्या बोला, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा किसके बीच में? कोडोमेन के बीच में, है ना। किसके बीच में ड्रॉ करूंगा? देखो कोडोमेन का मिनिमम वैल्यू से कोडोमेन का मैक्सिमम वैल्यू तक। अब कहीं पे भी ड्रॉ करो, एटलीस्ट एक बार तो कट कर ही रहा है। अगर एटलीस्ट एक बार कट कर दिया, दैट मींस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी x के वैल्यू के लिए आपको एटलीस्ट एक y का वैल्यू मिलेगा, है ना। आपको किसी भी x के वैल्यू के लिए एक y का वैल्यू मिलेगा। अगर आपको एक y का वैल्यू मिला तो आप क्या बोल दोगे कि ऑल द y's आर पार्टिसिपेटिंग। अगर ऑल द y's आर पार्टिसिपेटिंग तो आप क्या बोलोगे इसको? ऑन टू फंक्शन। इसीलिए ग्राफिकल टेस्ट ये कहता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखो क्या किया गया, एटलीस्ट बोला था ना वहां पे, एटलीस्ट वंस, है ना, एटलीस्ट वंस। क्योंकि अगर मोर देन 1 कट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन तो भी ऑन टू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनी 1 ऑन टू होगा। अगर एक बार कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? एटलीस्ट एक बार अगर कट कर रहा है, वन टाइम ही कट कर रहा है तो 1 ऑन टू हो जाएगा। अगर मल्टीपल टाइम कट करेगा तो क्या हो जाएगा? मेनी 1 ऑन टू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल टेस्ट, ठीक है, डन। तो ये आपको ग्राफिकल टेस्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को हम लोग कैसे यूज करते हैं ऑन टू फंक्शन पता लगाने के लिए। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी विल सी, how to use intermediate value theorem to verify whether a function is onto or not, okay। तो IVT क्या कहता है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है, पहले हम इसको समझते हैं, पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टू वेरीफाई वेदर अ फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? देखो लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, है ना, बी अ continuous function in the closed interval a comma b such that क्या बोला मैंने? f of a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ p, है ना। तो देखो जब भी हम लोग मैथ्स में डेफिनेशन लिखते हैं तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, वो थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बस आप लिखो, जैसे मैं इसको आपको ग्राफिकली समझा दूंगा, एकदम एक एक लाइन एक एक वर्ड को आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो ये क्या बोलता है? लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ये क्लोज इंटरवल होता है, आपको पता है कि देखो अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है? a इंक्लूडेड नहीं है बट a के राइट में जितना है सब इंक्लूडेड है, b इंक्लूडेड नहीं है बट b के लेफ्ट में जितना है सब इंक्लूडेड है। क्लोज इंटरवल मतलब क्या? a इंक्लूडेड है, उसके राइट में जितना है सब इंक्लूडेड, b इंक्लूडेड है, b के लेफ्ट में जितना है सब इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लोज इंटरवल, ये होता है आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रीट सेट्स होता है, ठीक है, आई मीन सॉरी कंटीन्यूअस सेट्स होता है ना, कंटीन्यूअस सेट्स। और जब आप कर्ली ब्रैकेट लिखते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? डिस्क्रीट सेट, ठीक है। तो let y equals to f of x be a continuous function in the closed interval a b such that f of a not equals to f of b, है ना। then for any c belongs to f of a comma f of b, है ना, there exists at least one x naught belongs to a comma b such that f of x naught is equals to c। ये डेफिनेशन लिखा, क्या बोला मैंने? लेट y इक्वल्स टू f of x बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। जो भी नया टर्म्स आएगा उसको अंडरलाइन करते हैं, बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन, है ना, एक नया वर्ड देखने को मिला, ठीक है। इन द क्लोज इंटरवल के बारे में मैंने आपको बता दिया, सच दैट f of a नॉट इक्वल्स टू f of b, ठीक है। f of a और f of b बराबर नहीं होगा, ठीक है। देन फॉर एनी c क्या है? कोई एक नंबर जो f of a और f of b के बीच में लाई करता है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x नॉट, कोई एक नंबर होगा x नॉट, है ना, कोई एक नंबर होगा, क्या होगा? x नॉट,
जो किस पे बिलोंग करेगा, आपका a, b पे बिलोंग करेगा, सच दैट f of x not equals to c। ये क्या मीन कर रहा है, चलो ये क्या मीन कर रहा है देखते हैं। उसके पहले देखते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है। अभी आप देखो कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में बात करेंगे जब हम लोग कैलकुलस की स्टार्टिंग करेंगे ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं। बट यहाँ पे मैं फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर मैं पूछूं आपसे, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चारों ग्राफ में से कौन सा कंटीन्यूअस है, कौन सा डिसकंटीन्यूअस है, तो भले ही आपको कुछ भी नहीं आता हो इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप गेस कर सकते हो कि सर ये जो कंटीन्यूअस वर्ड है इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि जहां पे ब्रेक ना हो। तो क्या यहाँ पे कोई ब्रेक है? नहीं है, ये कंटीन्यूअस है। क्या यहाँ पे कोई ब्रेक है? यस, ये डिसकंटीन्यूअस है। ये कंटीन्यूअस है, ये आपका क्या है? डिसकंटीन्यूअस है। ये क्या है? आपका डिसकंटीन्यूअस है। ये क्या है? आपका डिसकंटीन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ गया ना, देखो ना यहाँ पे ब्रेक आ गया, ठीक है। तो जहां पे ब्रेक आ गया वो डिसकंटीन्यूअस ग्राफ हो गया, फंक्शन हो गया, ग्राफ हो गया। जो यहाँ पे ब्रेक नहीं है वो क्या हो गया? आपका कंटीन्यूअस हो गया। तो बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कंटीन्यूअस का, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि देखो आईवीटी क्या कहता है ना। आईवीटी क्या कहता है? आईवीटी कहता है कि, है ना, आईवीटी क्या कहता है, देखो लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन। चलो मैं एक क्या किया, कंटीन्यूअस फंक्शन ड्रॉ कर लिया, है ना। कहां से कहां तक? इन द क्लोज इंटरवल a, b। चलो मैं इसको क्या कहता हूं? a कहता हूं। मैं इसको क्या कहता हूं? b कहता हूं, है ना। और ये जो फंक्शन है ये मैं क्या लिखता हूं? y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, है ना। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। अगर ये a है, अगर ये a है तो a का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? f ऑफ a। ये कितना हो जाएगा आपका? f ऑफ a। अगर ये b है, अगर ये b है तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखो f ऑफ b हो जाएगा, है ना। मतलब ये क्या है? x है, ये उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर में जो आएगा f ऑफ x। ये क्या है आपका? b है तो f ऑफ b, है ना। a है f ऑफ a, b है f ऑफ b, c होगा तो f ऑफ c, है ना। इस तरीके से आ गया आपका, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल a b। तो मैंने बता दिया, देखो a से b क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस कर्व मैंने ड्रॉ किया, है ना। सच दैट f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b। f ऑफ a क्या है? ये है f ऑफ a। f ऑफ a आपका क्या है? ये है। और f ऑफ b क्या है आपका? ये है ना। तो ऐसे करता हूं, मेरे को f ऑफ a आपका ये है और f ऑफ b आपका ये है। क्या f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल है क्या? नहीं है। चलो ये भी सेटिस्फाई हो गया। देन फॉर एनी c बिलोंग्स टू f ऑफ a, f ऑफ b, मतलब कोई भी c जो इसमें बिलोंग करता है, ये हो सकता है ये कोई भी नंबर जो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में बिलोंग करता है, उसके लिए एक x नॉट होगा जो a और b के बीच में बिलोंग करता है। समझ गए? मान लो कि मेरा ये c है ना, मान लो कि ये मेरा c है, लेट्स से ये मेरा c है। तो देखो ये अगर c है तो यहाँ पे मेरे को एक x नॉट मिल रहा है ना। तो यही तो c बन गया आपका f ऑफ x नॉट। समझ रहे कि नहीं? अगर f ऑफ a और f ऑफ बीच, f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लोगे तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा? प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला मैंने? f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में अगर आप कोई भी इमेज ले लो तो उसका प्री इमेज आपको पक्का मिलेगा। यही कहता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। समझ गए? एकदम क्लियर, एकदम सिंपल है ना। तो यही होता है हमारा क्या? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो इफ f of x naught is equals to 0, then IVT is called as IVT becomes a special case called Bolzano's theorem। मैंने क्या बोला? अगर f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो आप क्या बोल दोगे? IVT जो होता है उसी को आप क्या बोलते हो? बोल्जानोस थ्योरम बोलते हो। बस एक नाम है। f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है? f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ग्राफ है, कोई एक कर्व है, अगर लेट्स से कोई अगर कर्व है ना, तो अगर वो IVT को सेटिस्फाई किया और f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो क्या बोल दोगे? बोल्जानोस थ्योरम। दैट मींस अगर मैं बोलूं, बोल्जानोस थ्योरम को समझ ही लेते अच्छे से। अगर मैं बोलूं कि क्या है मेरे पास, देखो एक कोई कंटिन्यूअस कर्व है ना, आप लिख सकते हो लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल a b, है ना, इन द क्लोज इंटरवल a b such that it has values of opposite polarity at its extremes। मान लो क्या है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या बोला मैंने? लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल a b such that it has values of opposite polarity। opposite polarity मतलब क्या है? देखो ना,
ये आपका एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है, ये आपका एफ ऑफ ए है, ये क्या है आपका नेगेटिव नंबर है। तो आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते थे, इस ग्राफ को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, अगर आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे ना। तो ये एफ ऑफ ए बन जाता पॉजिटिव, एफ ऑफ बी बन जाता नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, व्हाट, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या है आपका y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ व्हाट, कंटीन्यूअस function in the closed interval AV such that it has values of opposite polarity at its extreme, then there exists at least one x naught such that f of x naught equals to 0। बोल जाना, चलो मैंने बता दिया, क्या बोला, let y equals to f of x be a continuous function in the closed interval AB such that it has values of opposite polarity at its extremes, then there exists at least one x naught, there exists at least one x naught such that f of x naught equals to 0। ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है अगर वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक्स एक्सिस को पास करेगा। देखो ना ये एक्स नॉट, ये एक्स नॉट है, एक्स नॉट है, देखो ना एफ ऑफ एक्स नॉट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस का ही तो इक्वेशन है ना, दिस इज द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस ना, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रहा है। तो बस बोल जाना सिर्फ यही कहता है। तो ये भी आईबीटी जैसा ही है ना, ये भी आईबीटी जैसा है, बस ये स्पेशल केस हो गया जहां पे बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स नॉट 0 होगा, बस यही कह दिया, ठीक है, डन। क्या आईवीटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, आईवीटी भी तो एप्लीकेबल है भाई। यहाँ पे देखो ना एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, क्या एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है, नहीं है। ए और बी के बीच में क्या ये कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस है। तो आप कोई भी सी ले लो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी ले लो, लेट्स से ये ले लो। अगर ये ले लोगे ना तो इसका इमेज देखो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि नहीं आप ये ले लो, ये ले लो, है ना, तो देखो ना इसका इमेज कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी इमेज ले लो उसका प्री इमेज आपको मिलेगा, है ना। इसका प्री इमेज कहाँ पे मिला, इसका प्री इमेज यहाँ पे मिला, इसका प्री इमेज यहाँ पे मिला, समझ रहे हो ना, बस खत्म। यही है आपका आईवीटी और बोल-जानस थ्योरम। एकदम फंडा सिंपल है ना, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला आपको सही से आना चाहिए, है ना, ये वाला आपको सही से आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, देखो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, ठीक है, लेट्स से, है ना, लेट्स से मैंने इस तरीके से दिया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया। ये पता है किसका ग्राफ है, ये आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये देखो ये -π/2 है और ये आपका π/2 है। तो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो, देखो -π/2 से π/2 टू वेयर -1 से 1, है ना, ऐसे डिफाइन किया, है ना। अगर मैं इसको बोलूं कि आईवीटी का हेल्प लेके, वैसे तो हमको पता है ना हम इसका ग्राफिकल टेस्ट कर सकते हैं। ग्राफिकल टेस्ट क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एटलीस्ट एक पॉइंट पे अगर कट किया, कहां से कहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कोडोमेन के मिनिमम वैल्यू से कोडोमेन के मैक्सिमम वैल्यू तक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो ग्राफ को एटलीस्ट एक पॉइंट में कट करता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो हमको पता है ऑन टू फंक्शन है ग्राफिकल टेस्ट के हिसाब से। लेकिन ये जो आप ग्राफिकल टेस्ट कर रहे हो, आपको पता है इट इज बेसिकली ए, क्या बोल सकते हैं, एक कंक्लूजन ऑफ आईवीटी, है ना। जो आप ग्राफिकल टेस्ट कर रहे हो ना, वो कोई तोप सा चीज नहीं है, वो क्या है आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही क्या है, एक कंसेप्ट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, उसी का एक कंक्लूजन है, समझो, उसी के कंक्लूजन को आप यूज कर रहे हो। कैसे, देखो अगर मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स एक कंटिन्यूअस कर्व है, कहां से कहां तक, इन द क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, है ना। मैंने क्या बोला, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एक कंटिन्यूअस कर्व है यहां से यहां तक, है ना। तो अगर कोई भी c है जो यहां से यहां तक बिलोंग करता है ना, कोई भी c जो कुछ भी हो सकता है ना, c का वैल्यू -1 से 1 तक कुछ भी ले सकता है c। तो अगर -1 से 1 तक c अगर कुछ भी लेगा तो उसके लिए एक उसका प्री इमेज पक्का एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए उसका एक प्री इमेज पक्का एग्जिस्ट करेगा। आप मान लो c यहाँ पे, तो देखो इसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो c यहाँ पे लिया, देखो इसका प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, समझ लो। दैट मीन्स ये जो सेट था कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, ढेर सारे नंबर है यहाँ पे -1 से 1 तक। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर को ले लो, उसका प्री इमेज यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एग्जिस्ट करते हुए मिल रहा है। कोई भी नंबर ले लो ना यहाँ पे, उसका प्री इमेज क्या हो रहा है आपको, एग्जिस्ट मिल रहा है। तो यही तो क्या हो गया आपका आईवीटी हो गया। इसी को आप क्या बोलोगे, आईवीटी के हेल्प से भी आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, क्योंकि एवरी इमेज -1 से 1 क्या है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, क्योंकि वहां पे y लाई करता है एंड y इज द इमेज ऑफ x होता है। तो यहाँ पे जितने इमेज है उसके प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, डन। क्योंकि x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। अरे भाई
y इज इक्वल टू जब एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो एक्स y क्या होता है आपका इमेज ऑफ एक्स, एक्स क्या होता है आपका प्री इमेज ऑफ y होता है, बस खत्म। तो ये हो गया आईवीटी का कंसेप्ट। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, डन हो गया। अब ये जो आप आईवीटी पढ़े हो, ये जो आप आईवीटी पढ़े हो, इसी का आप सीधा सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। देखो कैसे है ना, ये जो आईवीटी पढ़े हो इसी का हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, मतलब इसी आईवीटी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करके एक चीज अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो क्या, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, क्या बोला मैंने, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R, है ना, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R ऑफ और डिग्री is an onto function, क्या बोला मैंने, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो क्या है आपका और डिग्री का है ना, जो और डिग्री का है वो क्या है आपका ऑनटू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ फैंसी टर्म्स मिला आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन आपको फैंसी मिला, और डिग्री मतलब डिग्री आपको वो मिला, आपको फैंसी टर्म मिला। तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर मैं बोलूँ एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस ए वन एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं ना। पढ़ाऊंगा मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो पढ़ाऊंगा तो मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल सब चीज के बारे में बात करूंगा, बट अभी के लिए मैं बस आपको बोला कि इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ये बहुत नया नहीं है, आप स्कूल में भी पढ़ते हो, भले इस फॉर्म में ना देखो, बट ये जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म है। तो अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हो आप, इसको आप क्या बोलते हो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। वहीं पे अगर सिर्फ एक टर्म हो तो आप मोनोमियल बोलते हो, दो टर्म हो तो बाइनोमियल बोलते हो, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल बोलते हो, अगर ढेर सारे टर्म हो तो आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल बोलते हो। ठीक है, दैट मींस मोर देन वन टर्म, है ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इस पॉलिनोमियल, मतलब मोनोमियल से अगर ज्यादा हो गया तो आप उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, यहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, इस सबको क्या बोलते हो आप, कोएफिशिएंट्स, और जो ए एन है उसको आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट, है ना। दैट मींस जो x है, x यहाँ पे f ऑफ x जब आप लिखते हो तो x क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर लगा होता है, a नॉट a1 क्या है, कोई नंबर होगा, 2 1 -5 7 कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल वाले के साथ में जो कांस्टेंट लगा रहता है उसी को आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट। ठीक है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल हो ही ना उसको आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट। तो कई बार ऐसा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम लोग an को लिख सकते हैं an इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो सर ऐसे हम लोग इसको भी तो कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ मतलब एक विगियस स्टेटमेंट है ना। आप अगर नेट पे भी देखोगे तो डिफरेंट राइटर डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट ही बोलते हैं और बाकी सबको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती का बोले कि हम लोग an इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0 लिख के इसको भी हम लोग कोफिशिएंट बोल सकते हैं, तो ठीक है आप बोल लो भाई। लेकिन इससे क्या होता है, जब हम लोग कोफिशिएंट और कांस्टेंट बोलते हैं ना तो हमको क्लियर रहता है कि कोफिशिएंट का मतलब क्या, उसके साथ वेरिएबल होगा, वेरिएबल के पहले नंबर होगा वो कोफिशिएंट होगा। तो हम कांस्टेंट बोलते हैं तो हमको क्लियर होता है कि वो अकेले रहता है। तो हम लोग जबरदस्ती का मतलब उसको कंफ्यूज नहीं करने के लिए हम लोग ऐसे ही मानते हैं, ये सारे कोफिशिएंट हो गए और ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, देखो द term with the highest power in x is called the leading term, है ना। तो अगर मैं बोलूं तो ये मेरा क्या है, आपका लीडिंग टर्म है। यहाँ पे देखो द टर्म विद द हाईएस्ट पावर इन एक्स, देखो पावर क्या है, यही तो पावर होता है ना, ये पावर होता है आपका। अगर मैं बोलूं लेट्स से n का वैल्यू 8 है, लेट्स से n का वैल्यू 8 है, तो ये 8 हो जाएगा, 8 - 1 7, 8 - 2 6, तो घटते ही जा रहा है। तो हाईएस्ट पावर टर्म तो यही हो जाएगा ना, तो इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोल देते हो लीडिंग टर्म। किसको, a नॉट x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, और जो लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होता है ना, द कोफिशिएंट ऑफ
लीडिंग टर्म इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट, है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको आप क्या बोलते हो? लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हो। जो लीडिंग टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट एसोसिएटेड रहता है वो उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हो। ठीक है, देखो, हाँ, द पावर ऑफ x इन द लीडिंग टर्म, है ना, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन। क्या बोला मैंने? जो लीडिंग टर्म है उसमें जो पावर है x का, उसी को आप क्या बोलते हो? डिग्री। तो इस पोलिनोमियल फंक्शन का डिग्री क्या है? n। इसीलिए आप इसको बोलते हो कि दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री। क्या है? दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन इन nth डिग्री। समझ गए? क्लियर? अगर मैं बोल देता यहाँ पे कि a नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। लेट्स से अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि से a नॉट इक्वल टू 0, अगर a नॉट 0 हो गया तो ये वाला टर्म पूरा हट गया, तो लीडिंग टर्म मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा मेरा? a1 बन जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा? n-1 डिग्री हो जाएगा। तो nth डिग्री नहीं होगा, n-1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है। तो मैं इतना कुछ क्यों बता रहा हूँ? देखो, इतना कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना, कुछ रीजन है। मैंने तो यहाँ पे लिखा एवरी पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R ऑफ ऑड डिग्री। अगर ऑड डिग्री होता है तो वो क्या होता है? आपका ऑन टू फंक्शन होता है। उसी चीज को समझाने के लिए मुझे इतना कुछ बात करना पड़ रहा है। अगर आपको पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है यही नहीं पता है तो आप बाकी चीजों को कैसे समझोगे, है ना। तो चलो, मैंने इतना कुछ आपको बता दिया। अब अगर मैं बात करूं, देखो, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन। लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन, है ना। तो लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? देखो, ठीक है, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन is to find its value when x tends to plus infinity and x tends to minus infinity। क्या बोला मैंने? कोई एक पोलिनोमियल फंक्शन है, उसमें जब x का वैल्यू जब इन्फिनिटी जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो उसका क्या वैल्यू आएगा? ये जो हम निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग बिहेवियर, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग बिहेवियर। तो फॉर ए पोलिनोमियल, फॉर अ पोलिनोमियल, है ना, इट्स लिमिटिंग behavior is decided by its degree and leading coefficient। क्या बोला मैंने? कोई भी एक पोलिनोमियल फंक्शन के लिए उसका लिमिटिंग बिहेवियर जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो उसका डिग्री डिसाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसका डिग्री डिसाइड करता है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करता है, ठीक है। ये एकदम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डिसाइड करता है तो आओ देखते हैं कैसा। मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। और एक साइड में मैं लिखता हूं साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, है ना, साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। अब साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जब आप लिखते हो एक पोलिनोमियल का लिखते हो ना इक्वेशन, एक सेकेंड, है ना, अगर मैं बोला आप लिखते हो क्या? f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू a नॉट x raised to the power n प्लस a1 x raised to the power n minus 1 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, a n minus 1 x raised to the power how much? n, सॉरी, x raised to the power 1, x raised to the power 1, है ना। फिर क्या हो जाएगा? प्लस a n, है ना। इस तरीके से लिखते हो। तो ये क्या हो गया? आपका लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया। ये क्या हो गया? उसका डिग्री ना। तो ये क्या हो गया? आपका
डिग्री, और ये क्या हो गया आपका लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। ये क्या है आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ना, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। मतलब इवन क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 8, कुछ भी हो सकता है। ऑड मतलब एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 7, कुछ भी हो सकता है। दैट मींस डिग्री जो है वो क्या क्या होगा आपका, या तो इवन होगा या तो क्या होगा आपका ऑड होगा। ये क्लियर हो गया, डन। अगर साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या क्या हो सकता है। या तो देखो वो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, या तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, है ना। चलो अब मैं बात करता हूं, देखो अगर मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल जो है वो क्या है आपका इवन है, ये आपका क्या है इवन है, ठीक है। और अगर साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट वो भी क्या है पॉजिटिव है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x tends to infinity implies that f of x tends to infinity, है ना। x tends to minus infinity implies that f of x tends to infinity। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो, ये जो साइन है ये भी पॉजिटिव है, ये जो पावर है वो भी पॉजिटिव है ना। तो जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो ये इनफाइनाइट रेज टू द पावर क्या कोई इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि a नॉट भी क्या है पॉजिटिव ही है ना। अरे भाई देखो सम पॉजिटिव नंबर a नॉट क्या है, लेट्स से 7 है ना। x का वैल्यू आप क्या लिखे इनफाइनाइट, रेज टू द पावर सम इवन पावर लेट्स से 4। तो भाई ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना अल्टीमेटली। मतलब f ऑफ x जो है वो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू सम पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस इनफिनिटी। वही तो मैंने लिखा, और ऐसे इक्वल्स नहीं लिख सकते है ना। इन्फिनिटी के साथ आप कभी भी इक्वल्स नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी क्या है आपको पता है क्या, नहीं है ना। तो f ऑफ x जो होगा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। f ऑफ x टेंड्स टू दिस, टेंड्स टू इनफाइनाइट, समझ गए ना। अगर मैं बोलता हूं आपको कि क्या x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो लेट्स से a नॉट का वैल्यू 7 है, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो मान लो a नॉट का वैल्यू 7 है, ठीक है। तो f ऑफ x कहां टेंड कर जाएगा आपका -7 माइनस इनफाइनाइट टू द पावर 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -7 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना, बस यही एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल है मतलब, है ना। तो इसीलिए जब x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी होगा f ऑफ x टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा आपका इनफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, डन। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ऑड है, मान लो कि डिग्री क्या है ऑड, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं एक बार हटा देता हूं यहां से, है ना। आप नोट कर लिए होगे, आई होप सो नोट कर लिए होगे। अगर मैं बोलूं कि डिग्री मान लो क्या है अब ऑड है, लेट्स से 3 है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव रहा तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, इंप्लाइज दैट f ऑफ x टेंड्स टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी रहेगा, है ना। और अगर x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी तो f ऑफ x टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी, है ना। क्यों भाई, देखो क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मींस ये डिग्री ही डिफाइन करेगा। तो इंफिनिटी जब होगा, इंफिनिटी रेज़ टू द पावर क्यूब लेट्स से, तो आपका क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी अगर माइनस इंफिनिटी होगा तो माइनस इंफिनिटी रेज़ टू द पावर जब आप क्यूब करोगे तो माइनस माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 इंफिनिटी आएगा। बस वही लिखा हूं, है ना, बस वही चीज लिखा हूं, ठीक है, डन हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो मैं ये बोला कि जो एक पोलिनोमियल होता है ना, उसका जो डिग्री होता है और जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है वही डिसाइड करता है उसका नेचर। कौन सा नेचर, लिमिटिंग बिहेवियर, है ना। वही उसका डिसाइड करता है बिहेवियर, लिमिटिंग बिहेवियर। लिमिटिंग बिहेवियर क्या होता है आपका, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट या x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट होता है तो फंक्शन क्या वैल्यू लेता है ना, वही उसका क्या होता है लिमिटिंग बिहेवियर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, हमको उसके वैल्यू से मतलब नहीं है, उसका वैल्यू 1 2 3 4 7 8 9 1000 2000 वैल्यू से हमको मतलब नहीं, उसके साइन से मतलब है, ठीक है। अगर उसका साइन नेगेटिव हो गया तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, है ना, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, डिग्री क्या है इवन है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ x टेंड्स टू व्हाट माइनस इनफाइनाइट भाई। क्योंकि देखो ना x टेंड्स टू जब इनफाइनाइट होगा तो ये वाला तो इनफाइनाइट ही होगा, बट माइनस तो एक लगा हुआ है उसके साथ में, इसलिए माइनस इनफिनिटी। और अगर आपका x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी हुआ, है ना, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा आपका, देखो डिग्री क्या है आपका इवन है, तो माइनस इनफिनिटी रेज़ टू द पावर सम इवन नंबर करोगे तो इनफिनिटी हो जाएगा। लेकिन कोएफिशिएंट में क्या है एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो f ऑफ x टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका माइनस इनफिनिटी, है ना।
अगर मैं बात करूं किसके बारे में, देखो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं बात करूं कि ऑड डिग्री है ना, ऑड डिग्री है, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, implies that f of x टेंड्स टू क्या होगा और f of x टेंड्स टू क्या होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट क्या है मेरा, नेगेटिव है ना, डिग्री क्या है मेरा, ऑड है, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, डिग्री क्या है आपका, ऑड है ना, तो इनफाइनाइट रेज़ टू द पावर सम ऑड नंबर इज इनफाइनाइट ओनली। लेकिन जो आपका कोफिशिएंट है वो क्या है आपका, नेगेटिव है ना, नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी, है ना। अगर मैं बोलूं कि x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है आपका, ऑड है, तो माइनस इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर सम ऑड डिग्री माइनस इन्फिनिटी भी होगा, और माइनस इंटू ये कोफिशिएंट में भी एक नेगेटिव है क्योंकि कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है वहां पे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस इन्फिनिटी, है ना। क्लियर हो गया, यहाँ पे भी प्लस लगा सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप प्लस लगा सकते हो ना, प्लस इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी लिखो प्लस इन्फिनिटी लिखो, डज नॉट मैटर, प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली, है ना। तो ये आपका बन गया, है ना, ये आपका बन गया। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, देखो अब हुआ क्या, आपने जो लिखा ना, आपने क्या लिखा कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर जो कि ऑड डिग्री का है, क्या है, ऑड डिग्री का है, वो क्या हो जाएगा आपका, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा दैट इज बेसिकली आउटकम ऑफ आईवीटी, है ना, वो क्या है, आईवीटी का ही एक एप्लीकेशन है। कैसे, देखो अगर मैं एक किसके बारे में बात कर रहा हूं, एक पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री, मतलब ऑड डिग्री मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में ना, इसके बारे में अगर ये केस होता है तो जो फंक्शन है पोलिनोमियल, जो फंक्शन है आपका ऑड डिग्री का, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्यों, देखो x टेंड्स टू जब इन्फिनिटी हो रहा है, देखो अगर ऑड डिग्री होता है, अगर ऑड डिग्री होता है तो दो ही केस है, या तो उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहा होगा या तो उसका कोफिशिएंट नेगेटिव रहा होगा। बट क्या उस स्टेटमेंट में मैंने लिखा कोफिशिएंट के बारे में, नहीं लिखा ना। अगर वो ऑड डिग्री है, अगर वो ऑड डिग्री का पोलिनोमियल है तो वो क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। कोफिशिएंट के बारे में मैंने बात ही नहीं किया। क्यों, देखो अगर ऑड डिग्री होता है तो कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो भी अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो f ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। दैट मींस x टेंड्स टू जब इन्फिनिटी हो रहा है ना, x टेंड्स टू जब इन्फिनिटी हो रहा है तो f ऑफ x टेंड्स टू भी इन्फिनिटी, वो कहीं उधर इधर मिल रहा है आपको ग्राफ, है ना, जो ग्राफ है ना वो आपको उधर कहीं से आ रहा है, वो उधर कहीं पे हो रहा है, इन्फिनिटी में उसका वैल्यू इन्फिनिटी है। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की बात करूं तो उसका वैल्यू कहीं पे ना माइनस इन्फिनिटी है। अब इसके बीच में कुछ हुआ है, आई डोंट नो क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है उसके बीच में, है ना, मेरे को नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है। वो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस की बात करेंगे। हम लोग बात कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, अगर थर्ड डिग्री है तो कैसा नेचर होगा, फोर्थ डिग्री है तो कैसा नेचर होगा, हम लोग सब बात कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। एक पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। जब मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट लिखाऊंगा आपको, अभी आप चाहो तो लिख लो, अगर नहीं चाहते हो तो भी इट्स ओके ना। मैंने क्या बोला, एक पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो x टेंड्स टू इन्फिनिटी में वैल्यू कितना आता है, प्लस इन्फिनिटी, जो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी में उसका वैल्यू क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी। तो बोल जाना उस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करेगा ना, क्यों करेगा, देखो इस पार्टी कहीं ना कहीं मतलब अगर उसका लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम अगर माइनस इन्फिनिटी है वैल्यू, राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे अगर प्लस इन्फिनिटी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं, और वो कंटिन्यूअस भी है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही ना भाई। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो बोल जानो थ्योरम भी होगा, मतलब एक एक्स नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है, जीरो है। तो ऐसा केस हो सकता है हमारे पास में, है ना। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल टेस्ट करोगे, देखो ना इसका जो आपका कोडोमेन है कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। इस कोडोमेन में आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करो, वो एटलीस्ट एक बार तो ग्राफ को काट करेगा ही, एक बार तो कट करेगा ही, ठीक है। तो ये केस हो गया। अदरवाइज क्या केस होता है, देखो ये भी तो हो सकता है अगर कोफिशिएंट नेगेटिव होता, अगर कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो हमको कैसा केस मिलता, ये कौन सा केस मिला, इसके लिए ना, ये हमको मिला इसके लिए, ये जो हमको मिला इसके लिए मिला, ठीक है। अगर मैं बोलता कि इसके लिए फिर हमको कैसा मिलेगा, इसके लिए कैसा मिलेगा, देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी, मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, ग्राफ माइनस इन्फिनिटी इधर कहीं पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब मेरा ग्राफ कुछ होगा, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है इस तरीके से आया होगा, कुछ तो आया होगा, है ना, कुछ तो आया होगा, ठीक है। चलो अगर कुछ आया है तो ऐसा ही आया है, और अगर ऐसा आएगा तो देखो ना माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आप कैसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो, वो क्या करेगा, ग्राफ को कहीं ना कहीं कट करेगा। दैट मींस एवरी इमेज के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा तो आप उसको क्या बोल दोगे, ऑन टू फंक्शन। तो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली व्हाट, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ओनली, है ना। डन हो गया ना,
एकदम क्लियर। और आप और एक चीज को नोट करो यहाँ पे, और एक चीज को नोट करो, मैं वहां पे बताना आपको रह गया। अगर जब आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात करते हो तो आप क्या बोलते हो, देयर लाइज एटलीस्ट वन एक्स नॉट। एटलीस्ट की बात करते हो, क्यों करते हो, देखो क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, आपने जहां पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा है ना वहां पे इसको नोट कर सकते हो आप, है ना। अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक ग्राफ है, लेट्स से ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे है, ठीक है, ये आपका लेट्स से ए है, ये आपका लेट्स से बी है, ये आपका एफ ऑफ ए है, ये आपका एफ ऑफ बी है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, अगर एफ ऑफ एक्स क्या है, ये आपका किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। आपने क्या बोला, अगर एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस कर्व है, कहां से कहां तक, a से b के बीच में, अगर एफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स a से b के बीच में अगर एक कंटिन्यूअस कर्व है ना, अगर एक कंटिन्यूअस कर्व है और एक नंबर और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, ये भी यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है, तो देयर लाइज एटलीस्ट वन एक्स नॉट फॉर विच एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू सी। अगर c कोई एक नंबर है जो इसके बीच में बिलोंग करता है, कहीं पे भी, इसमें कहीं पे भी अगर बिलोंग करता है, लेट्स से यहाँ पे बिलोंग करता है ना, तो उसके लिए एटलीस्ट एक एक्स नॉट होगा, एटलीस्ट। देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, एक्स नॉट मिला, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, x1 मिला, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, x2 मिला, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, देखो c इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, है ना। देखो इसीलिए देयर लाइज एटलीस्ट वन एक्स नॉट, एक एक्स नॉट हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो दैट इज माय पॉइंट, है ना, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आप नोट कर सकते हो, फिर से वहां पे आईवीटी वाले जगह पे नोट कर सकते हो। यहाँ पे किसी का और भी डाउट आता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप जितना सोचोगे उतना आपका डाउट आ सकता है। अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से मेरा ग्राफ ना कुछ ऐसा है, लेट्स से मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, लेट्स से ये मेरा क्या है, आपका ए है, ये मेरा क्या है, आपका एफ ऑफ ए है, ये मेरा क्या है, आपका बी है, ये मेरा क्या है, आपका ये क्या है, एफ ऑफ बी, है ना। लेट्स से मेरा इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो यस ये भी आपका ऑन टू होगा। क्यों, देखो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से कोई एक सी है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में क्या करता है, लाई नहीं करता है, ठीक है। कोई एक सी है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई करता है, लेट्स से सी यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से सी यहाँ पे, है ना। तो सी के लिए भी देखो मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक एक्स नॉट मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, x1 मिल रहा है कि नहीं, डन ना। तो आप बोलोगे सर ये तो आईवीटी कवर नहीं किया, तो यस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आईवीटी क्या कहता है, अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, देन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में एक सी लाई करेगा, जिसके लिए आपको पक्का क्या मिलेगा, आपको उसके लिए पक्का एक एक्स नॉट मिलेगा। मतलब अगर जो सी है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई करता है, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक प्री इमेज मिलेगा। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई ना करे, उसके कहीं बाहर लाई करे, तो उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि ये वाले केस में क्या होता है, देखो सी इधर में आ जाता, लेट्स से सी अगर यहाँ पे आ जाता, लेट्स से सी अगर यहाँ पे आ जाता, ठीक है, तो देखो ना इसके लिए आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है, ये कहीं भी ग्राफ को काट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। इसीलिए आईवीटी जनरलाइज वे में कहा जाता है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई किया तो पक्का आपका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर उसके बीच में लाई नहीं किया तो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। देखो इस जगह पे कर रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कुछ ऐसा बोला जो हमेशा होगा, समझ रहे हो ना, उसने क्या बोला, जो हमेशा होगा। क्लियर हो गया, तो ये वाला पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। तो बस यही वाला चीज आपने देख लिया कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री विल बी व्हाट, ऑन टू। ये मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि दो ही केस बन रहे थे, हमने देख किया दो केस में क्या बन रहा था, या तो ऐसा बनेगा कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसका कोफिशिएंट का साइन अगर पॉजिटिव है तो ये बनेगा, अगर नेगेटिव है तो ये बनेगा, है ना। बीच में कैसा होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको बस इतना पता है कि वो कंटिन्यूअस होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी में उसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी में उसका वैल्यू ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट। तो आईवीटी के हेल्प से हमने ये भी बोल दिया कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री का क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है, डन। देखो कितने सारे कंसेप्ट है ना। चलो इतना अगर आपने सीख लिया तो आप ऑन टू फंक्शन में महारत हासिल कर चुके हो, ठीक है। इतना अगर आपने किया है तो मतलब ऑन टू फंक्शन में आप पूरा धूम मचा चुके हो ना, एकदम धूम मचा चुके हो। अगर इतना आपको आ गया तो बस अब क्या टेंशन है, अब तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं किस पे, इनटू फंक्शन पे।
है ना, इनटू फंक्शन पे, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इनटू फंक्शन क्या होता है देखो, है ना, लेट f is a function defined from set A to set B, then this function is said to be into function if क्या लिखोगे, range is a subset of codomain, that is there is at least one element in codomain which is not participating under रूल F, ठीक है। कोई एक एलिमेंट है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेट्स से ऐसे मैंने मैप कर दिया, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, 1 1 है, 1 1 है, यस 1 1 है ना, प्लस ऑन टू है कि इनटू है, यस इट इज व्हाट ऑन टू, क्यों सॉरी इनटू, क्यों इनटू है, बिकॉज देखो 6 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना, 6 देखो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए क्या है आपका इनटू है ना। सिमिलरली अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ये आपका A है, ये आपका B है, लेट्स से 1 2 3 और 1 7 6, ठीक है। लेट्स से इसको इसमें मैप किया, इसको इसमें मैप किया, इसको इसमें मैप किया, ये क्या है आपका, देखो मेनी 1 है, एग्री करते हो मेनी 1, ओके मेनी 1, प्लस ऑन टू है कि इनटू है, इनटू है, क्यों, बिकॉज देखो 6 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये इनटू हो गया, ये आपका क्या हो गया, इनटू हो गया, समझ गए। तो ये 1 1 इनटू, ये क्या है आपका मेनी 1 इनटू हो गया, डन ना। तो ये बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, है ना। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे निकालोगे आप, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता है, n टू द पावर m, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितना हो जाएगा, n टू द पावर m माइनस बीटा, बीटा क्या है आपका, देखो बीटा क्या है आपका, बीटा क्या है, टोटल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, ये बीटा है, इन द एक्सपांशन ऑफ m फैक्टोरियल e x टू द पावर 1 माइनस n, ठीक है। ये जो आप निकालते हो ना टोटल कोएफिशिएंट, वही है आपका बीटा। दैट मींस बेसिकली क्या क्या हमने, दैट इज इक्वल्स टू टोटल फंक्शंस माइनस ऑन टू फंक्शंस, है ना। टोटल फंक्शन हमारा n टू द पावर m होता है माइनस बीटा, बीटा क्या ऐसा कोएफिशिएंट है जो 150 आया था आंसर, याद है ना आपको, वही बीटा का वैल्यू बिठा दो यहाँ पे। दैट मींस आप ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट कर लो, टोटल फंक्शन कैलकुलेट कर लो, टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन को हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, इनटू फंक्शन मिल जाएगा। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप मेरे से ये मत पूछना कि सर ऑन टू फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर तो सत्यानाश हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। इतना पढ़ाने के बाद अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर ऑन टू फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं सर हमको बता दो, तो फिर तो मतलब एकदम तबाही मच जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ व्हाट, इनटू फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, देखो मैं इसको थोड़ा फास्ट पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इतना बात कर चुका हूं कि अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, अगर मैं कम भी बोलूंगा तो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बात करता हूं, हाउ टू वेरीफाई वेदर इनटू और नॉट, है ना। कैसे वेरीफाई करोगे, देखो वेरीफाई if the function is onto or not, है ना। नेक्स्ट, if it is not onto then it's into, है ना। आप क्या करते हो, आप ऑन टू को वेरीफाई करने के लिए, देखो ऑन टू के तो आप ढेर सारे एग्जांपल किए हो, आप वेरीफाई करो क्या वो ऑन टू है। अगर ऑन टू नहीं होता है तो क्या होता है, इन टू होता है ना। अगर ऑन टू बन गया तो ठीक है, हमने तो ऑन टू के लिए देखा ना, हम क्या करते थे, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते थे, y के हम लोग वैल्यूज को पुट करते थे फ्रॉम कोडोमेन और देखते थे क्या उसका
प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या था आपका ऑन टू, अगर नहीं करता तो इनटू, तो आप ऑन टू वेरीफाई करो, अगर ऑन टू नहीं हुआ तो इनटू होगा। तो बस यही है इनटू फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इनटू फंक्शन के बारे में बहुत ज्यादा आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि आप इतना बात कर चुके हैं 1 1 मेनी 1 ऑन टू, तो आप इनटू फंक्शन को ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इनटू फंक्शन के लिए बस इतना ही हमको जानना था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका बाइजेक्शन। बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले हमने क्या करा, पहले हमने 1 1 पढ़ा, फिर मेनी 1 पढ़ा, फिर ऑन टू पढ़ा, फिर इनटू पढ़ा। अब ये लास्ट है जो बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ये क्या है, देखो बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, देखो इसी को आप क्या बोलते हो बेसिकली, 1 1 1 1 प्लस ऑन टू। अगर कोई फंक्शन है जो क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसी को आप क्या बोल देते हो, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। क्यों, देखो अगर मैं बोलूं ये मेरा एक सेट ए है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा सेट बी है, ठीक है, 1 2 3 और लेट्स से 7 8 9, देखो ऐसा ही पॉसिबिलिटी होगा, है ना। और तो कुछ लगा नहीं सकते आप इसमें, और क्या लगाओगे आप, देखो 1 1 भी है और सारे के सारे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगा नहीं। दैट मींस दोनों का कार्डिनलिटी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। दोनों का कार्डिनलिटी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तभी आप इसको क्या बोलोगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलोगे आप इसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया एकदम मस्त तरीके से। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं, है ना, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। जब मैं इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तो आपको बोलूंगा मैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा सेट ए है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा सेट बी है, ठीक है, x1 होगा, x2 होगा डॉट 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 xn होगा, y1 होगा, y2 होगा डॉट 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 yn होगा। अब बोलोगे आपके सर इससे पहले तो जितने केसेस थे सर आपने इसमें m लिया था और आपने सर इसमें n लिया था, लेकिन सर आप अभी बोल रहे हो कि दोनों में सेम होगा। अरे भाई 1 1 प्लस ऑन टू तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में सेम एलिमेंट होगा, अदरवाइज आप बना के दिखाओ मेरे को। चलो इसको ना आप 5 एलिमेंट्स लो, इसमें 5 लो, इसमें 6 लो, या फिर इसमें 6 लो, इसमें 5 लो, और आप ना मेरे को 1 1 प्लस ऑन टू दोनों सेटिस्फाई करा के दिखाओ, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि x1 के पास कितने चांसेस हैं, n चांसेस है ना। x1 जो है वो इसमें से किसी के साथ भी क्या हो सकता है, मैप हो सकता है, तो n पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं बोलूं कि x2, मान लो कि x1 जो है वो y2 के साथ में लिंक हो चुका है, मैप हो चुका है, ठीक है। तो x2 के पास कितने पॉसिबिलिटी, x2 y2 में तो जा नहीं सकता, तो x2 के पास में n-1 पॉसिबिलिटी, x3 के पास में कितने पॉसिबिलिटीज, n-2। तो डॉट 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 अगर मैं xn की बात करूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, n माने देखो यहाँ पे 3 हो रहा है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे n होगा तो n माइनस कितना हो जाएगा, n-1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 पॉसिबिलिटीज, है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना होगा, टोटल पॉसिबिलिटीज, ये मैं पहले भी करा चुका हूं तो अभी मैं बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसिस नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा, देखो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, फाइनली ये आपको मिलेगा, है ना, फाइनली आपको ये मिलेगा, है ना। तो देखो ना कैसे आया ये x n-1, इसके लिए क्या होता है आपको, देखो n-2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2। तो इसलिए तो मैंने बोला ना डॉट डॉट ऐसे करके आएगा, डॉट 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 क्या आएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ये है आपका आंसर, है ना। 1 1 फंक्शन कितना था, npm, मेनी 1 कितना था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस npm, ऑन टू फंक्शन कितना था आपने निकाला, n रेज़ टू द पावर m माइनस nc1 n-1 टू द पावर m, ऐसे करके आपने निकाला। फिर आपने इनटू निकाला, इनटू कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शंस। फिर आगे आपका बाइजेक्शन कैसे निकालोगे, n फैक्टोरियल, सब आपको दिमाग में रखना है ना, सब आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से आप निकालते हो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन। नेक्स्ट, हाउ टू वेरीफाई बाइजेक्शन।
कैसे आप पता लगाओगे कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है? वेरीफाई वेदर इज 1 और नॉट। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? वेरीफाई वेदर इट्स ऑन टू और नॉट, ठीक है। क्या बोला मैंने? इफ इट्स बोथ 1 and on 2 then it is called what? अगर वो 1 भी है और अगर वो on 2 भी है, अगर दोनों हो जाता है तो इन दैट केस आप उसको क्या बोल दोगे? then it is called बाइजेक्शन, है ना। अब देखो इसको वेरीफाई करने के लिए 1 है कि नहीं, इसके लिए देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, एनालिटिकल मेथड बताया, ग्राफिकल मेथड बताया, कैलकुलस मेथड बताया। इसके लिए वेदर इट इज ऑन टू और नॉट किसके बारे में बताया मैंने? आपको एनालिटिकल अप्रोच बताया किस तरीके से निकालोगे, या तो आप चेक करोगे कि क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, या तो आप क्या करोगे, आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो ना। तो आप मिनिमम वैल्यू ऑफ कोडोमेन से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोडोमेन तक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो ग्राफ को एटलीस्ट एक पॉइंट पे कट करता है तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। अगर दोनों हो गए तो क्या बन जाएगा? बाइजेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर कर लिया? ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्शन, है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सब कुछ हमने क्लियर कर लिया और इसी के साथ आपका मैपिंग वाला पार्ट खत्म होता है। बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया। आप चाहे जैसा भी जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, हम बनाने के लिए उसको एलिजिबल है। इससे ज्यादा और कोई कंसेप्ट नहीं आता है। ठीक है, अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन बना रहे हो तो इतना दिमाग में रखना कि सर ने आपको इतना पढ़ा दिया कि आप कोई भी क्वेश्चन बनो, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, उसको सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल हो अभी। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट 1-2 सेशन लेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ऑन टू इनटू ये सब के ऊपर में। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग किस पे मूव करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम लोग कुछ और भी कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग ये बाइजेक्शन का फिर से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से हम लोग कुछ सेशन लेंगे जहां पे मैंने ये जो टॉपिक अभी मेंशन किया उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर रेंज एंड डोमेन के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन आई थिंक और 10 क्लासेस लगेंगे आई थिंक, और 10 to 15 आवर्स, उसमें आपके फंक्शन खत्म हो जाएंगे। तो जैसे फंक्शन खत्म हो गया आपका सेट रिलेशन फंक्शन इज ओवर, कंप्लीटली ओवर। अब कोई भी क्वेश्चन है हम बना सकते हैं उसको। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम गुड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैपिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।